नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर और एमपी तक पर हम निकले हैं उपचुनाव की विशेष कवरेज को लेकर। दरअसल मध्य प्रदेश में 1 लोकसभा क्षेत्र और 3 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव हो रहे हैं। 30 तारीख को वोटिंग है और 2 को नतीजे आएंगे। वैसे इन उपचुनावों से कोई फर्क नहीं पड़ना सरकारों को, लेकिन ये कहा जाता है, अटकलें हैं कि कहीं इनके नतीजे मध्य प्रदेश में कोई बड़ा सियासी फेरबदल न कर दे। बहरहाल चुनाव तो चुनाव है, प्रजातंत्र का सबसे बड़ा उत्सव है और इसी लिहाज से हम जहां पर उपचुनाव है, खंडवा लोकसभा क्षेत्र है, वहीं 3 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव है, जोबट है, रैगांव है और पृथ्वीपुर है। शुरुआत खंडवा से कर रहे हैं। खंडवा में भी हम बुरहानपुर में हैं। बुरहानपुर खंडवा संसदीय क्षेत्र का ही हिस्सा है, जिला है, बड़ा ऐतिहासिक जगह है। बिल्कुल आपको हर जगहों पर हजारों साल का इतिहास मिल जाएगा। मुगलिया दौर में बड़ा महानगर हुआ करता था बुरहानपुर। कहते हैं कि उस वक्त में शहर की आबादी 5 लाख थी और अब्दुल रहीम खाना रहीमदास, जिनके हम दोहे सुनते हैं, वो यहाँ पर गवर्नर हुआ करते थे। अभी चुनाव हो रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता नंद कुमार सिंह चौहान प्रदेश अध्यक्ष, वो यहीं से सांसद थे। यही उनकी पास में शाहपुर है, वो जन्मस्थली और ये उनकी कर्मस्थली रही बुरहानपुर। और चूंकि कोरोना की दूसरी लहर की शुरुआत में उनका निधन हुआ और इसके चलते सीट खाली हुई। सीट के इतिहास के बारे में थोड़ा सा बता दूं, काफ़ी लोग भी हमारे साथ हैं बात करने के लिए। करीबन आज़ादी के बाद से 16 बार चुनाव हो चुके हैं। एक बार उपचुनाव भी हुआ है 1979 में, 79 में उपचुनाव हुआ था। तब कुशाभाऊ ठाकरे यहाँ जिससे जीते थे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पितृ पुरुष। लेकिन उसके बाद 1 साल बाद ही, और तब कहते हैं इंदिरा गांधी यहाँ पर बुरहानपुर में गली गली घूमी थी प्रचार में ठाकुर शिव कुमार सिंह के, लेकिन तब शिव कुमार सिंह हार गए, कुशाभाऊ ठाकरे जीत गए और अब 41 साल बाद फिर उपचुनाव है। तो अब क्या होता है अब की बार? दोनों पार्टियों ने अब की बार बिल्कुल जो प्रत्याशी थे वो उन्हें प्रत्याशी नहीं बनाया। कांग्रेस से अरुण यादव वो इन मौके पर पारिवारिक कारणों का हवाला देकर पीछे हट गए। दूसरी तरफ परिवारवाद का हवाला देकर भारतीय जनता पार्टी ने नंद कुमार सिंह चौहान के बेटे हर्षवर्धन सिंह चौहान को टिकट नहीं दिया। इन तमाम हालात के बीच में वस्तु स्थिति क्या बनती है, बातचीत करते हैं। अजय रघुवंशी कांग्रेस से हमारे साथ में, मनोज तारवाला जी भारतीय जनता पार्टी से हैं, लेकिन कुछ हमारे साथ जर्नलिस्ट भी हैं और एक प्रत्याशी भी हमारे साथ में है, अकेले मैदान लड़ा रहे। सबसे पहले क्या स्थिति है इस वक्त? कांग्रेस में पहले कहा कि अरुण यादव मेहनत कर रहे हैं, फिर उन्हें टिकट नहीं दिया। अरुण यादव जी तो कांग्रेस के एक कार्यकर्ता के रूप में इस लोकसभा क्षेत्र में पूरी काम किया है और भाजपा के खिलाफ में भाजपा की जो जनाक्रोश जनता में था उसको जगाने का काम किया, जनता को जगाने का काम किया है। और कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में आज भी पूरी ताकत के साथ कांग्रेस के उम्मीदवार ठाकुर राजनारायण सिंह जी के साथ पूरी शिद्दत के उनके साथ में उनके सारथी बनकर काम कर रहे हैं और हम चुनाव जीतेंगे जी। क्या मुद्दे लगते हैं आपको? लगता है कि महंगाई और इस सब चीज़ों को, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो बूथ लेवल पे मैनेजमेंट है, भारतीय जनता पार्टी जिस ताकत के साथ लग रही है, तो ऐसे लगता है कांग्रेस की औपचारिकता पूरी तो नहीं कर रही चुनाव लड़ने की? देखिए, भाजपा को इतना डर है कि उनके मुख्यमंत्री गाँव घूम रहे हैं, उनके प्रदेश अध्यक्ष गाँव घूम रहे हैं। कभी इतना ही विकास किया होता तो हमारे क्षेत्र में उन्हें इतना घूमने की आवश्यकता नहीं होती। भाजपा के सांसदों ने, भाजपा के विधायकों ने, मंत्रियों ने इस क्षेत्र को बर्बाद करने का काम किया। विकास हुआ है तो 5 साल का कार्यकाल हमारे अरुण यादव जी का था, उसके पूर्व कार्यकाल ठाकुर शिव कुमार सिंह का था, तनवंत सिंह कीर का था, जिन्होंने जिला बुरहानपुर को बनाया। अरुण यादव ने ताप्ती मिल पर रोजगार दिया, अरुण यादव ने नेपा मिल पर रोजगार दिया, स्कूलें खोली, कॉलेज खोले। भाजपा ने क्या किया? एक भी काम भारतीय जनता पार्टी का नेता बता दे कि उसने बुरहानपुर जिले के लिए कुछ किया हो तो ये किस आधार पर वोट मांग रहे हैं? डरे हुए हैं और फिर जनता महंगाई देख रही है। इन्होंने कहा था अच्छे दिन आएंगे, आज 200 रुपये का तेल मिल रहा है, 110 का पेट्रोल मिल रहा है, डीजल मिल रहा है। युवाओं को रोजगार के नाम पर बुरहानपुर से छला गया है। तो ये सब मुद्दे हैं और भारतीय जनता पार्टी डर के मारे गांव मंत्रियों को भेज रही है और स्थितियाँ बहुत खराब है। चलिए, आपको उम्मीद है मतलब कांग्रेस को यहाँ से 100% कांग्रेस के उम्मीदवार चुनाव जीतेंगे? चलिए, तो कांग्रेस ये कह रही है महंगाई को बहुत बड़ा मुद्दा मान रही है कांग्रेस का कहना है कि जब आप 114 रुपये लीटर पेट्रोल भरवाते हैं, 103 रुपये लीटर डीजल भरवाते हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा बूथ मैनेजमेंट की आवश्यकता नहीं है, जनता खुद ब खुद जिता देगी। जनता ये भी जानती है कि समय को देखते हुए जो महंगाई बढ़ी है, उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आम जनता के लिए क्या किया है। आज एक गरीब आदमी बीमार होता है उसके घर पर, तो उसकी जेब में 5 लाख रुपए का 1 साल के अंदर सुविधा उपलब्ध कराने का काम किसने किया है? वो गरीब की छत, जो पक्की छत हो, वो निर्माण करने का प्रधानमंत्री आवास के अंदर योजना देने का काम किसने किया है? मेरा भाई अभी बता रहा था कि मुख्यमंत्री और मंत्री गली गली घूम रहे हैं। कांग्रेस तो नदारत यहाँ दिख ही नहीं रही है और हमने जो काम किया है जनता को याद दिलाना पड़ेगा, जनता को बताना पड़ेगा।
हम लोगों की तो हिम्मत है, जनता हमारा स्वागत कर रही है हर गली में, हर गांव में। कांग्रेस को तो घुसने भी नहीं दे रहे, इसलिए कहीं मैदान में कांग्रेस है नहीं। और आपका प्रत्यक्ष आपने अभी कहा अरुण यादव जी की, अरुण यादव जी मैदान छोड़कर कैसे भागे ये आप भी जानते हैं, सारी जनता जानती है। और आने वाली 30 तारीख को मतदान बताएगा कि भारतीय जनता पार्टी क्या है। लेकिन बीजेपी भी नंद कुमार सिंह चौहान के नाम पर टिकट मांग रही है, लेकिन उनके बेटे को टिकट नहीं दिया। नंद कुमार सिंह चौहान के नाम पर हमने नहीं कहा। यहाँ की जनता ने नंद कुमार सिंह चौहान को 5 साल के लिए सांसद बना के भेजा था, और आज से नहीं 1996 से भेज रही थी। उनका कार्यकाल अधूरा था, इसलिए हमने कहा कि उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आप उनको वोट दीजिए। और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता पर आधारित पार्टी है, वंशवाद और परिवारवाद पर नहीं चलती। ये साबित करा है ज्ञानेश्वर पाटिल जी, छोटे से गांव के अंदर जिसकी संख्या 1000 पॉपुलेशन भी नहीं है उस गांव की, वहाँ के एक छोटे से कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी का और इस देश की संसद का सबसे बड़ा चुनाव लड़ाकर जो हमने साबित किया कि हमारी पार्टी परिवारवाद का बिल्कुल एजेंडा चलेगा। ऐसा है तो फिर कैलाश विजयवर्गीय के तो बेटे को टिकट मिलता है, राजनाथ सिंह के बेटे को टिकट मिलता है। मतलब जो नेता जिंदा है उसके वो अपने बेटे को स्थापित कर सकता है, जो चला गया वो नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है, परिवारवाद हमारे यहाँ पर नहीं है। हमारे पार्टी के अंदर कार्यकर्ता, यदि मेरा भाई या मेरे पिताजी या मेरे परिवार से कोई मेरी पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता है और मैं भी हूँ, और मेरा त्याग, मेरा कार्य, मेरा प्रगति और मेरे ये गुण है, तो मेरे वरिष्ठ कार्यकर्ता मेरी चिंता करेंगे। मुझे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस के जैसे परिवारवाद या कोई नेता के वहाँ बच्चा है तो वही आगे चल के मंत्री बनेगा, वही विधायक लड़ेगा, ऐसा हमारे यहाँ नहीं होता। चलिए, ऐसा नहीं होता। लेकिन अब ये भी है कि पूरी पार्टी में बहुत पूरी सरकार झोंक दी है, हर जगह पर मंत्री हैं, बहुत सारे मंत्री हैं। उपचुनाव में सब होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? कार्यकर्ता है हम लोग, और जिस पार्टी के लिए हम अपना सारा समय देते हैं उसकी बात मतदाता की खोपड़ी खोपड़ी तक और झोपड़ी झोपड़ी तक पहुंचाने के लिए हम कांग्रेस के जैसे कार्यकर्ता नहीं है कि केवल चुनाव के समय बाहर आए। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता निरंतर कार्यकर्ता है, और ये जो उपचुनाव हमारे ऊपर आ गया है, दुर्भाग्यवश हमारे सांसद, हमारे प्रिय लोकप्रिय सांसद चले जाने के कारण उसको हम बात को। मैं कांग्रेस बीजेपी की बात, मैं आ रहा हूँ, थोड़ा पत्रकारों से भी जान लूं सीट के बारे में क्या स्थिति। दादा आप भी हैं, आप खुद ही कैंडिडेट हैं? जी हाँ, मैं खुद ही कैंडिडेट। भारत का संविधान है आपके हाथ में? जी हाँ, भारत का संविधान लेके ही मैं अपना प्रचार प्रसार में निकला हूँ। जी जी, क्या नाम है आपका? शुभ नाम? मेरा विजय बाबूलाल सालवे है और बहुजन मुक्ति पार्टी समर्थित मैं निर्दलीय उम्मीदवार हूँ। तो क्या आप किस बात को लेके जा रहे हैं? भारत का संविधान आपके हाथ में है, चुनाव में मैदान में आप भी उतर गए? जी हाँ, मैं भी उतर। बीजेपी में बड़े बड़े नेता, मुख्यमंत्री गली गली घूम रहे हैं, आपने भी दम दिखाया है। बिल्कुल साहब, मैंने हिम्मत करी है और हिम्मत संविधान के। किस बात के लिए आपको क्या लगा कि मुझे चुनाव लड़ना चाहिए? मुझे ये लगा है कि ये जो दो पार्टियां हैं जो सत्तासीन होते आई है सालों से, ये जो भी काम करती है, बताती है, दिखाती है लोगों को, ये हम कर रहे हैं। बाकी ये सब चीजें अनुसंधान संविधान के अंदर उल्लेखित है। धारा अनुच्छेद 243(ब) 11वीं अनुसूची और 243(6) 12वीं अनुसूची के लिए के अंतर्गत कि ये कार्य आप सबको बता रहे हैं, गरीबों के लिए करना ही है। जी हाँ, ये मैं सभी को बता रहा हूँ। और जो मेरा पॉम्पलेट छपा है उसके अंदर भी ये 19 अनुच्छेद मैंने उल्लेखित करे है। जनता को जागरूक कर रहा हूँ कि ये जो पार्टियां कर रही है कोई एहसान नहीं कर रही है, कोई अपने को भीख नहीं दे रही है, ये इनको करना ही है क्योंकि ये संविधान के अंतर्गत आती है। इसी चीज की जागरूकता फैले इसलिए आप चुनाव मैदान में उतरे? बिल्कुल साहब, जीत हार का मुझे कोई वो नहीं है। चलिए, जीत हार का नहीं है, संविधान की बात पहुंचे। वर्मा जी हमारे साथ में जी, वरिष्ठ पत्रकार है उदय सिंह जी। ये बात बताइए, चुनाव ठंडा क्यों है? मैं जहां देख रहा हूं कि बिल्कुल एकदम स्थिति है कि जनता को तो इसे मतलब ही नहीं है कि चुनाव हो रहा है। बेरोजगारी और आर्थिक मंदी से जूझ रहा है मतलब क्षेत्र, और निश्चित रूप से उद्योगों की कमी और महंगाई ये मतदाताओं को प्रभावित कर रही है। और मतदान परिणाम चाहे जो इस सीट पर जो परंपरागत व्यवस्था रहती है, इस बार दोनों पार्टियों ने बदल ली। बीजेपी की तरफ से ठाकुर कैंडिडेट होता था, कांग्रेस हमेशा ओबीसी को उतारती थी। इस बार ये जो पलटा हुआ है कि बीजेपी ने ओबीसी पे दांव खेला है, कांग्रेस ने इस बार ठाकुर उम्मीदवार दिया है, तो ये इसका जमीनी तौर पर क्या असर दिखता है? जमीनी तौर पर तो निश्चित रूप से प्रभाव होगा, लेकिन कितना होता है यह आकलन का विषय है। और गुटबाजी में दोनों पार्टियां विभाजित है, दोनों पार्टी में गुटबाजी हावी है। जहाँ अरुण नंद कुमार सिंह चौहान के बेटे को टिकट नहीं दिया तो इससे उनके गुट को फर्क पड़ेगा? निश्चित रूप से जो मतलब नामांकन के वक्त जो मुख्यमंत्री ने संबोधन किया और यहाँ शाहपुर फूपनार में जो सभा थी, उनके बेटे ने यह कहा कि मेरे पिता
ने किसी की परोसी हुई थाली नहीं छीनी, इसका प्रभाव निश्चित रूप से ऐसा देखा जाता है कि असंतोष है और असंतोष को प्रभावित करेगा चुनाव। असंतोष है लोगों में, बहुत सारे मुद्दे हैं क्षेत्र में। जब आते हैं, चाहे कमलनाथ हो, वो कहते हैं कि वीडी शर्मा भाषण में कहते हैं कि मेरे सामने निक्कर पहनते थे, वो जवाब में कहते हैं कि हाँ मैं निक्करधारी। ये सब जमीनी स्तर पे इसका कोई मतलब नहीं जनता से। इसके बावजूद भी इस तरह की बातचीत हो रही है, नेता मंच से इस तरह की बातचीत कर रहे हैं। इस क्षेत्र के मुद्दे, आप आइए, सड़क से आइए, इंदौर इच्छापुर पे आइए। अलग बात है कि अब NHAI को ट्रांसफर हो गया, बनने वाला है, लेकिन जब तक बनता है तब भी तो हम तब रोड टैक्स देते हैं ना, तब भी आप गड्ढों से आप हिलते डुलते आइए। एरिया में, क्षेत्र में रोजगार नहीं है। पावर लूम को लेकर बड़ा संकट है। महिलाओं को लेकर क्या मुद्दे, महिलाओं में क्या महंगाई का मुद्दा प्रभावकारी होगा? बिल्कुल निश्चित रूप से आज महिलाओं का घर का बजट बिगड़ गया है। घरेलू तेल आज जो खाने का मीठा तेल जो है 200 पार हो चुका है। गैस की टंकी आज 1025 में आज का भाव है और निश्चित रूप से इस पर बजट का तो बहुत असर पड़ता है। सारी चीज़ें महंगी है, कोई ऐसा नहीं कि प्याज के भाव आप ले लीजिए, सब्जियों के ले लीजिए और बहुत सारी। और मैं तो चाहती हूँ कि ये जिस महंगाई के मुद्दे को लेकर बीजेपी सरकार ने कांग्रेस के लिए जो चूड़ियां भेंट करते थे ये लोग, कभी आप महिला कांग्रेस हाँ, यस, मैं अध्यक्ष रह चुकी हूँ, तो इन्होंने जो हम लोगों को जो घेरा और चूड़ियां देते थे ये इस तरीके से, तो आज ये लोग क्या कर रहे हैं? जब महंगाई इतनी चरम पर है आज, अभी कभी सुने ही नहीं होंगे ये अच्छे दिन है क्या? मैं तो सोचती हूँ कि इससे बुरे दिन कभी जीवन में आए ही नहीं है कि जो 1000 गैस की टंकी 1000 होना और सबका मतलब आज कर्जे में है लोग। जो विकास होना चाहिए विनाश की ओर जा रहा है। आर्थिक स्थिति नहीं है, कुछ उद्योग धंधे मंदी पड़े हैं, वे हैं, सब नाश हो रहा है। और जहाँ तक भाजपा की कथनी और करने का ये अंतर है कि माननीय नंदू कुमार सिंह चौहान जो आज निमाड़ की नैया नंदू भैया बोला जाता था, आज उनके नाम से एक पूरा निमाड़ का मतदाता वोट करता था। आज उन्हीं के बेटे हर्षवर्धन का टिकट काटकर और उन्हीं के नाम से जो प्रत्याशी खड़ा हो बोले नंदू भैया के लिए श्रद्धांजलि होगी, हमें बीजेपी में वोट दिया जाए, बीजेपी को वोट दी जाए। अरे नंदू भैया के लिए आपने उन्हीं के परिवार में जो अभी अगर नंदू भैया होते तो आज चुनाव क्यों होता? आज उन्हीं का कार्यकाल जारी रहता। आज उन्हीं के बेटे को बीजेपी ने इस तरीके से वो तो कह रहे हैं परिवारवाद के खिलाफ है ना, परिवारवाद को नहीं मानते हैं। परिवारवाद तो कहाँ, इसे बुरहानपुर में है क्या परिवारवाद? परिवारवाद सब जगह है पूरे। जी आप कुछ कह रहे थे, नाम बताइए। मोहम्मद फहीम आसमी, जिला प्रवक्ता बुरहानपुर। जी बताइए। मैं तो ये बीजेपी के जितने लोग हैं इस लोकसभा क्षेत्र के अंदर, उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि 15 साल यहाँ पर बीजेपी की गवर्नमेंट रही और 30 साल का कार्यकाल यहाँ पर सांसद का रहा, एक उपलब्धि कोई बना दे, बताइए। एक आपके द्वारा बंद की गई ताप्ती मिल को चालू करवाया, ताप्ती मिल, नेपा मिल को चालू करवाया। सुनिए बात, झूठ झूठ तथ्यों पे बात करिए आप। देखो आप वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के, आप तथ्यों पे बात करिए। आप आज भी बंद है। जब कांग्रेस की बात कर रहे थे मैंने बीच में डिस्टर्ब नहीं किया। तो आप झूठ बोलेंगे, हमको बोलना बड़ा डिनाई तो करना आप यदि बीच में बोलेंगे तो आप यदि बोलो तो सारे कांग्रेस ही है। नहीं आप बोलने, मैं अकेला भाजपा की तरफ से आया हूँ, एक अकेला सब पर भारी हूँ, जवाब देना है। आप तो पूरे आप में ताकत हो तो आप बात करिए। लोकसभा के आप बहुत भारी, आप बोलिए। भाई साहब, ताप्ती मिल पुनः चालू भारतीय जनता पार्टी के सांसद नंद कुमार सिंह चौहान ने करी। नेपा मिल का नवीनीकरण नंद कुमार सिंह चौहान के द्वारा किया गया। आप एक उपलब्धि की बात करते हो, आप आके बैठो, अनेकों उपलब्धियां बताऊंगा। यहाँ पर आप बात कर रहे थे कि यहाँ पर रोजगार की, यहाँ पर महंगाई की, पूरा विश्व महंगाई की और रोजगार के मामले में कोरोना की महामारी के कारण परेशान है। उस महामारी के और महंगाई के बावजूद भी इस देश के प्रधानमंत्री ने महंगाई को न ध्यान में रखते हुए हर नागरिक सुरक्षित रहे इसके लिए निःशुल्क वैक्सीन की उपलब्ध कराई। बाकी ये कांग्रेसियों ने उसका भी दुष्प्रचार किया कि वैक्सीन लगाएंगे तो ऐसा हो जाएगा करके इस बात को भ्रम फैलाया और लोगों को मरने के लिए राजनीति करने की बात। वैक्सीन भी चुनावी मुद्दा होगा? क्यों नहीं होगा। कोरोना आज पूरा दुनिया देख रही है। पूरी दुनिया कहीं नहीं है, केवल हिंदुस्तान का हर आदमी स्वस्थ रहे और जीवित रहे, इसके लिए हमारे देश वो इसीलिए चुनाव लड़ रहे हैं कि ये सब संविधान में उल्लेखित है, वेलफेयर स्टेट के तौर पर कोई किसी पे एहसान नहीं करता है। तो भाई साहब, इसके पहले हिंदुस्तान आजाद हुआ 1947 में। किसी भी सरकार की जिम्मेदारी है, जवाबदारी है, जब वो संविधान को लेकर शपथ लेते हैं तो संविधान के अंतर्गत उन्हें यह काम करना चाहिए। कोई भी मंत्री संतरी अपनी जेब से पैसा लगा के जनता का भला नहीं करता है।
ना तो मैंने ये बात कही कि हम जेब से पैसा लगा रहे हैं। बाकी 1947 से अब आप मेरे को बोलने देगा बेटा, आप बोलने देंगे, पब्लिक के दुख दर्द को देखना, संभालना, उनको दूर करना आपकी जिम्मेदारी। हाँ जवाब आप बोलने देंगे? दुख दर्द ही दूर कर रहे हैं। आप पहले इनके बात सुन लीजिए, आप केवल इन्हीं की सुन लीजिए, आप इन्हीं की सुन लीजिए। मैं माइक तो इधर आप बोलिए ना। 1947 से हिंदुस्तान आजाद हुआ, क्यों किसी गरीब की छत पक्की होना चाहिए, क्यों नहीं सोचा? हर आदमी को फ्री में अनाज मिलना चाहिए, क्यों नहीं सोचा गया? क्यों यहाँ का आदमी स्वस्थ और मस्त रहना चाहिए, फ्री में वैक्सीन लगाना गया? आज आप भाई साहब आप बोल लीजिए, मेरे को बोलने दीजिए। आप अशोक जी चलिए, अरे आप आइए, मेरे को आपसे बात करना है, इधर आइए। ये बताइए, अशोक जी पत्रकार है हमारी तरफ से, ये बताइए यहाँ के असली मुद्दे क्या है? यह बिल्कुल मुद्दा विहीन है। यहाँ जो मुद्दा है विशेष तौर से देखा जाए तो यहाँ उद्योग धंधे भी नहीं है, और मेन मुद्दा जो इस लोकसभा में जो मतदाता चुप्पी साध के बैठा है, कांग्रेस और बीजेपी में गुटबाजी तो स्पष्ट दिख रही है, और गुटबाजी ही इसका रंग खिलाएगी। और इस बार जो परिणाम आएंगे वो बड़े चौंकाने वाले आएंगे। जो दिख रहा है वो है नहीं। वर्तमान में जो स्थिति बीजेपी और कांग्रेस में हो रही है, दोनों तरफ से, खंडवा तरफ से, इधर बुरहानपुर तरफ से, दोनों एक दूसरे के मतलब परिचय के मोहताज भी है। और आने वाला जो समय है, मतदाता जो चुप्पी साध के बैठा है वो बड़ी चौंकाने वाले परिणाम। आप पत्रकारों से जान सकते हैं कि मतदाता की चुप्पी क्या, किस बात को लेकर मतदाता चुप है? वो ये चुप्पी खतरनाक हो सकती है। निश्चित रूप से खतरनाक होंगे और विस्मयकारी परिणाम आ सकते हैं। और क्षेत्रीयतावाद और अल्पसंख्यकों का झुकाव कांग्रेस को मजबूत कर रहा है। अच्छा, दूसरे बीजेपी का जो बूथ लेवल का मैनेजमेंट है, पूरा संगठन लगा हुआ है, वो बीजेपी को कितनी ताकत देता है जमीनी तौर पर? देखो, संगठन जो बीजेपी का काम कर रहा है वो उसकी जगह है, लेकिन यहाँ जो चल रहा है ठाकुरवाद और मराठावाद, ये जो सोशल मीडिया पे मराठावाद ठाकुरवाद जो चल रहा है, ये भी इसकी भूमिका बहुत गंभीर होगी इस लोकसभा को लेकर, और ये परिणामों को बहुत प्रभावित करेगी। और विशेष तौर से जो महंगाई है और ये जो मतदाता की जो चुप्पी है, इनको एक नया परिणाम साबित करेगी, और इस बार चौंकाने वाले परिणाम आएंगे, आपको बता दूं। चलिए, तो हाँ, बहुत संक्षेप में आपसे आपकी बात होगी, आप फरमाइए। मैं समाज सेवी अकरम पठान। जी जी जी। ये जो दोनों पार्टी के नेता लोगों ने अपनी अपनी जो बात को गिनाए हैं, हाँ, इनकी एक बात सही है कि आवास योजना के शहरी क्षेत्र में जो लोगों को ये लाभ दिए गए हैं वो सराहना के काबिल है कि हमारे कई गरीब भाइयों का आज पक्का मकान बन गया। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है लोगों को, इसके लिए मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। मगर उसके अलावा 4 जो बड़े नुकसान गरीब जनता के, साधारण आदमी के बुरहानपुर शहर में हो रहे हैं, मैं आपको वो जनता की तरफ से बताना जरूर। मुझे एक सबसे पहले जो लोगों को झटका लग रहा है कि जो सामान्य परिवार का व्यक्ति है, जिसका बड़ा परिवार है, उसकी अगर 200 यूनिट की बिजली जल रही है तो उसके 2000 रुपये का बिल आ रहा है। ये सबसे बड़ी समस्या है कि 100 यूनिट से कम आया तो 100 रुपये से 100 रुपये, और अगर 150 यूनिट आ गया तो बिल 1500 रुपये। ये तो हम मर जा रहे। उसके बाद में दूसरी बात ये आ रही है जनता के लिए कि आज बुरहानपुर शहर में साफ सफाई के नाम पर कुछ नहीं है। आप इस राजघाट पे खड़े हो, ये हमारे शहर का सबसे बड़ा घाट है जहाँ लोग आते हैं, पूछते हैं, कई बात से ये करते हैं। आज ये भी आपके सामने देखो कि कितनी गंदी हालत में है। दूसरी बात, हमारे पूरे शहर के रोड जर्जर हो चुके हैं, रोड बिल्कुल खराब है, जनता परेशान है। दूसरी बात बताओ, पेट्रोल डीजल, चले 3 बात, तो पेट्रोल डीजल तो हो गई बात, होगी पेट्रोल डीजल की बात होगी। ये इतने सारे बड़े दोनों पार्टियों के बड़े नेता आते हैं, जी। दोनों पार्टियों के बड़े नेताओं की बातचीत में, भाषण में ये सब बातों का कोई जिक्र होता है? भरोसा होता है? आश्वासन होता है? नहीं, सब बस एक दूसरे के ऊपर मुद्दे उठा रहे हैं और अपनी अपनी बड़ाइयाँ गिना रहे हैं। जिस हिसाब से ये जो करना चाहिए था, हमारी विपक्ष ने भी, पक्ष में भी बुरहानपुर शहर में उस तरीके से काम नहीं किया। मेरी ये सब नेताओं से, दोनों पार्टी के नेताओं से ये गुजारिश है कि ये चुनाव तो अभी आया है और जनता क्या फैसला देगी, ये सब दंग रह जाएंगे। देखिए, अभी थोड़ी देर पहले हमारे मनोज भैया बात कर रहे थे आयुष्मान योजना की, और आयुष्मान योजना की उपलब्धि गिना रहे थे। तो मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि आयुष्मान योजना सिर्फ एक ढोंग धतूरा है, क्योंकि यहाँ पर जांच और दवाइयों के नाम से मरीज और उसके सुविधा नहीं है।
नहीं, सुविधा की बात नहीं है। इतने पैसे ले लिए जाते हैं कि वो आगे जिंदगी गुजारने लायक नहीं रह जाता है। निजी अस्पताल लेते होंगे। निजी अस्पतालों में, और निजी अस्पतालों पे तो देश भर में कोई शिकंजा नहीं है, कोई कंट्रोल ही नहीं है। तो हमने कोरोना काल में देख लिया। बुरहानपुर में बहुत ज्यादा कांग्रेस शासन में भी नहीं था, और कांग्रेस का शासन आ जाएगा तो भी नहीं होगा। नहीं, कांग्रेस के शासन में अपेक्षाकृत ज्यादा जिंदगी आसान थी। आप 1.5 साल का कमलनाथ जी का कार्यकाल देख लीजिए। सुनिए, मैं सड़कों के मामले में कुछ कहना चाहूंगा। आप अपनी कांग्रेस अपनी पार्टी को नहीं संभाल पाई। सड़कें जल्दी खराब हो चुकी हैं। जी, आप बहुत संक्षेप में जी। इस चुनाव से ना तो कोई देश या प्रदेश की सरकार को फर्क पड़ना है, लेकिन इस चुनाव में जनता वोट डालकर अपना विरोध दर्ज कराएगी। ऐसा आपको लगता है? बिल्कुल करेगी। ऐसा लगता है जी। मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है कि इतनी पूरी ताकत लगानी पड़ी है भारतीय जनता पार्टी के, सब नेता हैं, मुख्यमंत्री की इतनी सभाएं हो रही हैं, इन सब के बावजूद अगर जब आप भी चाहते होंगे जनता के बीच में, तो महंगाई का मसला जब आता होगा तो जनता को किस तरीके से समझा पाते हैं? सारी जनता ये जानती है कि ये चुनाव कौन सा चुनाव हो रहा है जी। मैं समझता हूँ कि जो हमको आशीर्वाद मिल रहा है, जो हमारे को समर्थन मिल रहा है, वो ये 30 तारीख को मतदान के बाद 2 तारीख को साबित कर देगी कि नरेंद्र मोदी जी जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और यहाँ पर ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की होगी। ये आप भी देखिएगा, ये कांग्रेसी भी देखेंगे और हम भी देखेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद से बातचीत करने के लिए। तो बुरहानपुर की जनता से हमने बातचीत की। स्थानीय मुद्दे अपने होते हैं, लोकसभा का उपचुनाव है, लेकिन जनता के बीच में चुनाव को लेकर वैसा उत्साह नहीं है। सब नेता हैं इसलिए इनके भीतर उत्साह हो सकता है, लेकिन जो मैंने महसूस किया, आम जनता के भीतर उस तरह का बिल्कुल भी उत्साह नहीं है। नतीजों का कि अभी से करना जनता के अगर उससे पता चलता हो तो जनता बिल्कुल चुप है, और ये जनता की चुप्पी न जाने किस नतीजे की तरफ बढ़ेगी, ये कहना मुश्किल होगा। आप उपचुनाव की इस विशेष कवरेज के लिए लगातार जुड़े रहिए MP तक के साथ।